अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर से माजरत, एक मसरूफियत की बिना पर जो रात वाला वीलॉग है वो आपको सुबह मिल रहा है, लेकिन ऑनवर्ड्स आई होप कि रूटीन सही रहेगी, क्योंकि अब ज़रा जो ईद की मसरूफियात और इधर उधर आना जाना था वो ख़त्म हो चुका है। तो होपफुली आगे हम रूटीन से जो है अपना काम करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। आज 2-3 अहम डेवलपमेंट्स थी। इनफैक्ट ये कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो पिछले 1-2 दिनों में हैं, और चूँकि आज हमारी बात हो रही है तो उसके ऊपर मैं ज़रूर कुछ डिस्कशन करना चाह रही हूँ। पहली तो चीज़ है कि जो हम देख रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया मीडिया टॉक के दौरान, और उसके ऊपर पीटीआई की तरफ से ऑफिशियली एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन आया है। और ये अब हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जैसे असद उमर साहब ने अगर पार्टी पॉलिसीज पर तनकीद की इस तरीके से कि होल एंड सोल इमरान खान साहब पर तमाम तर उसका मलबा डालने की कोशिश की, तो उसके ऊपर भी चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई की तरफ से ऑफिशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। और अब परवेज़ खटक साहब के मामले में भी ऐसा ही मामला दरपेश है। याद रहे कि परवेज़ खटक साहब को इससे पहले एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया जा चुका है, जिसमें उनको ये कहा गया है कि वो बताएं कि वो पार्टी वर्कर्स को पार्टी छोड़ने पर क्यों उकसा रहे हैं। तो ये अब क्या कहानी है, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल अभी बताती हूँ। और साथ ही साथ बात करेंगे दूसरे परवेज़ की, यानी परवेज़ इलाही साहब की, जिनसे चौधरी शुजात हुसैन साहब ने एक दफ़ा फिर से मुलाकात की है। और फिर से उनकी कोशिश यही है कि परवेज़ इलाही साहब तहरीक इंसाफ छोड़कर वापस काफ लीग में शामिल हो जाएं, ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ केसेस आजकल इस बिना पर नहीं बन रहे कि किसी ने वाकई करप्शन की है या नहीं की है, बल्कि इस बिना पर बन रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ा या नहीं छोड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा या नहीं कर रहा। तो क्या परवेज़ इलाही साहब का डिसीजन है, ये आपको बताएंगे। और लास्टली कुछ बात करेंगे कि फ्रांस में क्या हो रहा है, और वहाँ पर इतने पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं, कोई 577 गाड़ियाँ जल गई हैं, कोई 70-80 इमारतें जला दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे कोई मिलिट्री ट्रायल्स की बात नहीं हो रही है। इसके बावजूद भी वहाँ पर कोई हम इस तरह का मामला नहीं देख रहे कि लोगों को गद्दार कहा जा रहा है या उनको जो है वो मुल्क दुश्मन कहा जा रहा है। तो ये क्या वजूहात है, वहाँ पर किस किस्म की प्रोटेस्ट हुए हैं और क्यों हुए हैं, और क्या पाकिस्तान के प्रोटेस्ट से क्या डिफरेंस है वहाँ पर, तो इस पर भी थोड़ी सी आज बात करेंगे। पहले मैं ज़रा परवेज़ खटक साहब का मामला उस पर ज़रूर बात कर लूँ। परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने इससे पहले भी खामोशी इख्तियार की कि जी मैं पार्टी ओहदे छोड़ रहा हूँ ये वो, और उसके बाद उनकी तरफ से मुसलसल ये खबरें आ रही थी मीडिया पर कि वो कुछ बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, वो शायद इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर लें। फिर खबर आई कि नहीं जी वो कोई अपनी पार्टी अनाउंस करने जा रहे हैं, अपने मुनहरिफ अरकान जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको लेकर के वो कोई नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन से ये खबरें आ रही थी पहले ही से कि जनाब कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अपने ही करीबी ओहदेदार की, इमरान खान के, और वो आकर इमरान खान साहब के ऊपर कोई मजीद नया बम फोड़ने वाले हैं। तो ये खबरें आ रही थी और ज़्यादातर लोगों का ख्याल यही था कि परवेज़ खटक साहब की बात हो रही है, वही कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। परवेज़ खटक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक प्रेस टॉक में ये इल्ज़ामात लगाए कि मैंने इमरान खान साहब को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखें, वो पूरी जो अपनी सलाहियतें हैं वो इस तरफ ना लगाएं, इदारों के खिलाफ ना जाएं, और पाकिस्तान किसी इनकलाब का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो जो इनकलाब वाला नैरेटिव है उसको मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया और मैं हमेशा उसके खिलाफ रहा, और ये वो इस किस्म की सारी बातें, यानी अगेन सारी 9 मई की जो वारदात है उसको उन्होंने इमरान खान के कंधों पर डाल दिया। अब इसके ऊपर जाहिर सी बात है ये वही एक तरह की कार्रवाई है जैसे असद उमर साहब ने की कि जी मैं इख्तिलाफ करता था, यानी हर कोई अपना दामन बचा रहा है और सारा जो मलबा है वो चेयरमैन पीटीआई के ऊपर, इमरान खान के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है। और वजह उसकी यही है कि ये सब जानते हैं कि अगर ये उसका बोझ उठाएंगे तो अल्टीमेटली इनके ऊपर केसेस बनेंगे, इनको मुकदमात भुगतने पड़ेंगे, इनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो अपने आप को बचाने के लिए वैसे इंतहाई कुछ सेल्फिश किस्म का हमें एक मंजर नजर आ रहा है। मतलब अगर आप इवन नहीं भी शामिल थे ना, तो तब भी चूंकि उस वक्त आप पार्ट ऑफ द पार्टी थे, अगर आप उस वक्त नहीं समझते थे बेहतर तो आप फिर अलग हो जाते। अगर वाकई ऐसा कुछ हो रहा था, साजिश पक रही थी और आप नहीं समझ रहे थे कि ये मुल्क के मफाद में है, तो फिर इसका मतलब है उस वक्त आप मुल्क के मफाद में नहीं सोच रहे थे। उसके मतलब है कि उस वक्त आपने मुल्क के मफादात का सौदा किया और आप वहां पर बैठे रहे, और जब आपको लगा कि इसका नतीजा गलत निकल आया है तो अब आपको जनाब मुल्क की मफादात याद आ गए। तो पहली बात ये कि अगर इनका ये आर्ग्यूमेंट ही मान लिया जाए तो इनकी अपनी हुब्बुल वतनी पर ही शक होता है, शक नहीं, फिर इस पर बहुत सारे सवालात उठ जाते हैं।
और दूसरी बात ये कि अगर इनका ये मौक़िफ़ ना माना जाए कि नहीं जी ऐसा ये लोग उसमें पूरी तरह शामिल थे, तो फिर अब ये उसका बोझ उठा क्यों नहीं रहे और क्यों उस सारी चीज़ से अपने आप को साइड पे कर रहे हैं। और तीसरी बात यही है कि क्या वाकई ऐसी कोई साजिश हो भी रही थी या नहीं, क्योंकि अगेन इमरान खान साहब का तो ये मानना है कि ये तो सारा उनके खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और इसका मकसद ही ये था कि 9 मई की आड़ में पीटीआई को तोड़ा जाए और उसको इंतकाम का निशाना बनाया जाए। और इसके ऊपर मैं बहुत सारे पहले ही वीलॉग्स कर चुकी हूँ, आप उस पर मेरी राय अपनी देख सकते हैं। तो सवाल अब यहाँ पर ये पैदा होता है कि परवेज खटक साहब भी ये कर तो रहे हैं, उसके बाद पीटीआई के चेयरमैन की जाहिर है कि इजाज़त से जो पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है उन्होंने पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक रद्दअमल दिया है और खूब लत्ते लिए हैं परवेज खटक साहब के। उन्होंने कहा कि जनाब आप जो हैं वो किस हैसियत में ये इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, आप बताएं कि आप पीटीआई का हिस्सा हैं भी या नहीं, रहना चाहते हैं या नहीं। और आपने पहले भी कारकुनान और लीडर्स को पीटीआई के उकसाया कि पीटीआई को छोड़ा जाए, उसका भी अभी आपने जवाब नहीं दिया। तो ये जो सारी आपकी हरकतें ये किसी तौर भी काबिल माफ़ी नहीं होंगी। अगर आप पार्टी के साथ चलना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी सिंसेरिटी शो करनी पड़ेगी। तो ये उन्होंने फिर ठीक ठाक एक सख्त किस्म का रद्दअमल जो है वो उनकी उस पर दिया प्रेस टॉक के ऊपर। लेकिन परवेज खटक जो कि इमरान खान साहब के बड़े करीबी समझे जाते थे, जिन्हें इमरान खान प्यार से पीके कहते थे, प्यार से तो मालूम नहीं कहते थे या नहीं, लेकिन एक उनका जो निकनेम उन्होंने पीके रखा हुआ था और इनको वजीर आला बनाया खैबर पख्तूनख्वा में। 5 साल इन्होंने वजारत आला के मज़े लूटे और उसके बाद जब दूसरी दफ़ा भी खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही थी तो ये वजारत आला ही लेना चाहते थे, लेकिन फिर बावजूद इमरान खान साहब ने इनको मरकज़ में अपने साथ वजारत दिफा में रखा और इनको महमूद खान साहब को वजारत आला दी। उस पर इनके तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो चुके थे क्योंकि ये चाहते थे कि वज़ीर आला ही बने दोबारा भी, लेकिन उस वक्त ये बहरहाल कुछ खामोश हो गए, इस मामले पर ज़्यादा इन्होंने नहीं शोर मचाया। लेकिन अब लग रहा है कि जो कहीं कहीं जिसके जो पार्टी के अंदर ग्रजेस थे, कहीं छोटी छोटी बातों पे गुस्से थे, वो सबको अब याद आ रहे हैं निकालने। और वो इस मौके की आड़ में यानी 9 मई तो जैसे सबके हाथ ही एक मौका लग गया है कि जिसका दिल कर रहा है ना इस वक्त पीटीआई के ऊपर कोई गुस्सा निकालने का, कोई कोशिश करने का कि भाई उसको बुरा भला कहना है, तो वो सहाफ़ी अपना हिसाब चुकता कर रहे हैं। जो पार्टी लीडर्स हैं जो पहले इनके फ़ायदे उठाते रहे हैं, उनके कोई छोटे मोटे शिकायतें थी तो वो उस पर फ़ायदा उठाना शुरू हो गए, चुकता कर रहे हैं हिसाब। इसी तरीके से इंस्टीट्यूशंस वाले अपना यही हिसाब चुकता कर रहे हैं। सियासी मुखालफिन को तो खैर है ही, उनकी तो ईद हुई पड़ी है। तो इस वक्त ये जो है सबको एक आइडियल टाइम मिला हुआ है पीटीआई के खिलाफ कुछ भी करना है तो आप कर लें, कोई आपका पूछने वाला नहीं है, क्योंकि कानून वगैरह नाम की तो कोई चीज़ पाकिस्तान में वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करती आजकल। अगर एग्जिस्ट करती होती तो चौधरी परवेज इलाही साहब को जाके ये ऑफर्स ना दी जा रही होती कि जी आपके सारे मुकदमात खत्म हो जाएंगे, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी अगर आप परवेज इलाही साहब अगर छोड़ दें पार्टी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने एक दूसरी मुलाकात की है परवेज इलाही साहब से जेल में और उन्हें फिर से ये बात कही है कि जनाब आप दिल के मरीज़ हैं और यहाँ पर आप पूरा शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे, यहाँ प्रॉपर सहूलियात नहीं है, तो आपकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप इस उम्र में इतने इनकलाबी बने, तो आप काइंडली छोड़ें पीटीआई और आ जाएं वापस काफ लीग में। तो अभी परवेज इलाही साहब ने उन्हें जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा है कि जनाब आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें। तो पहले तो वो जो स्ट्रेट फॉरवर्डली नो कह रहे थे, अब वो नो नहीं उन्होंने कहा बल्कि उन्होंने थोड़ा सा वक्त मांगा है फ़िलहाल। ज़ाहिरी सी बात है इतनी शदीद गर्मी है और जेल में वो मौजूद हैं और इस उम्र में बीमारियों के साथ मुश्किल है इतनी देर भी निकालना। इससे बहुत सारे लीडर्स पहले भी छोड़ के जा चुके हैं लेकिन वो डटे हुए हैं अभी तक, तो बड़ी बात है। लेकिन मैंने अपने इस मामले पर जो मेरा पहला भी वीलॉग था मैंने उसमें भी ये बात की थी, मुझे लगता है महसूस होता है कि जल्द या बदेर परवेज इलाही शायद साथ ना दे पाए इमरान खान का और छोड़ जाएं। और अभी तक भी वो जो अगर एक रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं तो उसमें बड़ी वजह मोनिस इलाही साहब हैं जो कि उन्हें मुस्तकिल इस कदम को उठाने से रोक रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि जी आप पीटीआई का हिस्सा नहीं। तो अब देखते हैं जी परवेज इलाही साहब क्या फैसला करते हैं। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 6 से 8 मुकदमात एंटी करप्शन के उनके ऊपर बने हुए हैं और अगर ये इतने ही मेरिट पर हैं तो फिर उन्हें ये कहा जाए ना कि भाई आप मेरिट पर फैसला कर लें। उन्हें ये क्यों मशवरे दिए जा रहे हैं कि अगर आप पीटीआई छोड़ देंगे तो इसका मतलब उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, अगर वो पीटीआई छोड़ दें इसका मतलब है उन मुकदमात में कोई जान नहीं, अगर वो पीटीआई छोड़ दें तो उनकी बेल भी हो जाएगी, वो आराम से अपने घर भी चले जाएंगे, वो सारे मामलात उनके सीधे हो जाएंगे। तो ये हमारे मुल्क की हकीकत है, एक बदनुमा हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है, एक भयानक हकीकत है कि हमारे मुल्क में ताकतवरों का ये राज है कि यहाँ पर कोई ये मान ही नहीं रखता कि किसी ने करप्शन की है या नहीं।
मैं इस बात पर कोई कायल नहीं हूं कि अगर परवेज इलाही साहब ने वाकई करप्शन की है तो उनके साथ कोई उन्हें माफ कर दिया जाए, अगर वो पीटीआई में रहते हैं तो उसके बावजूद भी। मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि पीटीआई में रहने या ना रहने का तो मामला ही नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने करप्शन की है, भले वो कोई भी है, उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। उसे एक्स्ट्रा भी आपको इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए और उसके साथ ये नरमी भी नहीं बरती जानी चाहिए कि ये फलां पार्टी का है या फलां पार्टी का। असल चीज ये है कि आप जो उसका कानून के मुताबिक बनता है मामला वो करें आप। लेकिन यही हमारे मुल्क की भयानक हकीकत है कि यहाँ पर आज तक करप्शन इसीलिए रुक नहीं सकी कि करप्शन और करप्शन के मुकदमात को सिर्फ और सिर्फ सियासी मुखालिफिन को मरोड़ने तोड़ने, उनको इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ही यूज किया जाता रहा है। कभी भी इस सिंसेरिटी के साथ मुखलिसाना कोशिश नहीं की गई कि जी हमने चूंकि मुल्क का पैसा वापस लेना है या हमने करप्शन खत्म करनी है मुल्क से, इसलिए हमने केसेस को फॉलो करना है, बल्कि सिर्फ मकसद हमेशा यही रहा है कि हमने फलां को नॉकआउट करना है, हमने फलां को वजीर आजम को नाअहल करना है, हमने फलां को सबक सिखाना है, तो इसलिए हमने ये केसेस बनाए हुए होते हैं, चाहे वो झूठे हों चाहे वो सच्चे हों। मकसद उनका सिर्फ यही होता है और इसका जितना आप कह लें कि खुला एक नंगापन जो इस वक्त जाहिर हुआ है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन बहरहाल परवेज इलाही साहब देखते हैं चंद दिनों में क्या फैसला करते हैं। और लास्टली मैं जरा बात कर लूं फ्रांस की, जहां पर एक शहरी मारा गया पुलिस की फायरिंग से और उसके बाद वहां पर फसादात फूट पड़े और ऐसे फसादात फूटे हैं जो कई दिनों से जारी हैं और अभी तक उन पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। इन फसादात में मुख्तलिफ इमारतों को भी जलाया गया है और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है, मुख्तलिफ सरकारी इमारतों पर भी हमला किया गया, हत्ता कि फ्रांस के एक मेयर के घर पर भी एक हमलावर जलती गाड़ी के साथ दाखिल हो गया और वहां पर जाकर उसने ना सिर्फ ये कि उसका घर जलाया बल्कि उसकी जो बीवी है बताया जा रहा है कि वो भी इस हादसे में उनकी कोई टांग शायद जाया हो गई है। 2 बच्चे भी उस वक्त उनके घर पर मौजूद थे जब ये वाकया पेश आया। तो ये फ्रांस में एक मकतूल आदमी जिसको मुजाहिरीन का ये कहना है कि नाहक कत्ल किया गया है फ्रांस पुलिस की जानिब से, उसके ऊपर ये सारे प्रोटेस्ट जो हैं वो स्टार्ट हुए और फिर ये इस तरीके से चूंकि उनके ऊपर प्रोटेस्टर्स के ऊपर फोर्स का यूज किया गया तो वो फिर बात बढ़ती चली गई और अब सूरत हाल यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब मैं इसको दूसरे एंगल से देख रही थी। पहले तो मैं बड़ी क्लैरिटी से ही बता दूं कि हम किसी भी तरह की पुरतशद्दुद या जलाओ घिराओ के मामले को सपोर्ट नहीं करते और ना ये कोई आइडियोलॉजी होती है बात मनवाने की, कोई तरीका नहीं होता। लेकिन मैं फ्रांस के मामले में 2-3 चीज़ों को बड़ी इंपॉर्टेंस दे रही थी। पहली बात तो ये कि आप ये देखें कि एक नाहक कत्ल के ऊपर पूरी कौम उनकी कैसे खड़ी हो गई, कैसे वो आवाज़ उठा रही है। और हमारे यहाँ ये एक रूटीन का मामला है, यानी आराम से हम कह देते हैं जी गलत फहमी में मारा गया, गलती से आ गया, पुलिस मुकाबले में मारा गया या गलत फहमी हो गई थी, रुका नहीं नाके पे तो जी गोली चला दी पुलिस ने, इस किस्म की गलती से मारा गया। और ये लोग कुछ देर थोड़ा बहुत उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एहतजाज करते हैं, उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है। ना कभी पुलिस वालों को हमने इसके ऊपर सजा होते देखा है इस किस्म के वाकयात में, और ना हमने कौम में इतनी अवेयरनेस या यूनिटी देखी है कि वो किसी एक ऐसे मामले के ऊपर पूरी कौम यकजा होकर एहतजाज करे, इस तरह का आवाज़ बुलंद करे कि सब देखते रह जाएं। ऐसा हमने माशाल्लाह कोई हमारे अंदर गैरत का मुजाहरा ही नहीं है बहैसियत कौम। हम कहते हैं किसी के साथ जाती हुई होती फिर हमारा कर लेना देना, तो हम वो वाली कौम है बेहिस और बेशरम। अब वहां आप देख लें कि बंदा किसी का भी मरा है वो पूरी कौम बाहर निकल आई सड़कों पर। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज मैंने ये देखी कि जो वहां पर आप देख लें कि बेशक वो फोर्स का यूज कर रहे हैं वो, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि ये गद्दार हैं, इनको पकड़ के फांसी पे लटका दो या इनको जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में इनका ट्रायल होगा। यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट शुरू हुए, कुछ हुआ तो वो वहां पर आप देख लें कि किस तरीके के हमें हालात का सामना करना पड़ा है। और वो जो बंदा वहां पर मरा है वो कोई आम शहरी था, कोई साबिक वजीर आजम नहीं था कि जिसको कोई पकड़ लिया गया या कुछ उसके साथ नुकसान। यहाँ पर साबिक वजीर आजम पकड़े भी गए हैं, कातलाना हमले भी हुए हैं, कुछ लोग तो कत्ल ही हो गए हैं और कुछ को अदालती तौर पे कत्ल कर दिया गया। वो क्या क्या हमने नहीं देख लिया। लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि हमारी अवाम इस काबिल नहीं है, इस तरह का शऊर उनमें नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि अवाम उठ के आग लगा दे, जलाओ घिराव करे, लेकिन उस तरह उस तरीके से निकलने में वो पीछे रहे हैं कि कभी वो लोगों को हैरान कर सकें कि जी लोगों का वाकई समंदर उमड़ आया, गली गली भर गई लोगों के एहतजाज की वजह से। प्रोटेस्टर्स जो हैं वो बाहर निकला है, पुरअमन करें,
लेकिन अपने आवाज़ तो निकालें। हमारे यहाँ तो इंसानी हुकूक की बेइंतहा खिलाफ वर्जियाँ चल रही हैं, किसी को पकड़ लिया, उठा लिया, कुछ कर लिया। इसके बावजूद भी आप देखें कि लोग कितने मज़े से बैठे रहते हैं, तंग होते रहते हैं। महंगाई आ गई है, आपका गला दबा दिया गया है, जिस तरह से आपके ऊपर महंगाई का सारा बर्डन डाल दिया गया है। पूरी 1-2 सूबों के ऊपर गैर इलेक्टेड लोग जो हैं वो मुसल्लत कर दिए गए हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चुप करके मज़े से अपनी रोज़ की जो रूटीन है उसमें चलते रहते हैं। ये हमारी बेसिकली जो जवाल की वजह है ना, जो आज हमारे साथ हो रहा है, जहाँ पे हम पहुंचे हुए हैं, उसकी एक वजह हम खुद भी हैं। हम ये जो सोचते हैं ना कि जी पता नहीं क्यों हमारे मुल्क के हालात नहीं बदलते, वो इसलिए नहीं बदलते हैं, हमारे अंदर ये खमीर ही नहीं है। चलें, जलाओ गिराओ तो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या आवाज़ भी नहीं उठा सकते? और यही वजह है कि हमारे साथ फिर यही कुछ होता है। हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। 1-2 बंदा कोई आवाज़ उठाते हैं, उनको अगले वैसे ही फिर पकड़ के और ले जाते हैं कि लो भी अब तुम आवाज़ उठाओ। अगर सब मिलकर करें तो कितने लोगों को पकड़ा जा सकता है? ये है सारी असल सूरत हाल। लेकिन वहाँ से हमें यही देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर लोगों ने मुसीबत डाल दी है कि आपने एक बंदे को नाहक मारा तो मारा क्यों? और यहाँ पर हम कहते हैं जितने मर्जी बंदे मार दो, कोई मसला ही नहीं, बस आपका हाथ में ताकतवर होना चाहिए, आप ताकतवर वाला डंडा आपके हाथ होना चाहिए, बाकी सब खैर। तो अनफॉर्चुनेट रियलिटीज़ के साथ यहीं पे आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।